ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा आज का शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को हमारे देश के वीर 3 अमर शहीदों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। तो उसी पर आज हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इन तीनों का अमर सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों की फांसी जो कि 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च को लाहौर के एक जेल में हो गई थी। तो ऐसे अमर शहीदों को मैं बार बार सतत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को अपना प्रत्येक दिन की तरह अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें हमारा है आज का शुभ विचार। विद्यार्थियों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। विद्यार्थियों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जानना, समझना और उसमें बदलाव लाना अगर उस शिक्षा में नहीं शामिल है तो ऐसी शिक्षा ही बेकार साबित होती है। दूसरा है 3 युवा परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा। 3 युवा परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा, वो हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा। वो हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा। ये 3 अमर शहीद कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो कि 20 वर्ष के अंदर की अवस्था में ही इन तीनों लोगों को फांसी की सजा आजादी के दौरान दी गई। और तीसरा है जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। चौथा अंतिम है नास्तिक इसलिए नहीं हूं। नास्तिक मैं इसलिए नहीं हूं कि मुझे धर्म से नफरत है, मुझे धर्म से नफरत है, बल्कि इसलिए नास्तिक हूं क्योंकि धर्म इंसानियत से नफरत करता है। धर्म जो है एक दूसरे धर्म के लोगों को बांटता है, उस मानवता नाम की वहां कोई चीज नहीं रखता है। अभी देखिए जैसे या इजराइल और इराक का युद्ध चल रहा है, तो वहां का इराक का अली खामेनी मारा गया जो शिया संप्रदाय था। तो यहाँ हिंदुस्तान में भी शिया संप्रदाय के लोग अलीगढ़ की घटना ईद के दिन वहां पत्थरबाजी कर रहे थे, शिया और सुन्नी आपस में ही टकरा गए। तो ऐसा नफरत का बीज मत बोइए। आप यहाँ हैं तो यहाँ धर्म अपना अपना है, किसी का धर्म नहीं कहता कि आप हिंसा करिए। हिंसा भाईचारा बंधुत्व का आपको कोई भी धर्म ये बतलाता है। तो इन्हीं सब के साथ क्रम में हम अपने सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना एवं विशेष मूल बिंदु। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना एक ऐसी परिस्थिति में हुई जहां एक और मुगलों के पतन, मराठों के उत्थान तथा फ्रांस के प्रभुत्व के साथ साथ विभिन्न भारतीय शक्तियों के बीच टकराव का दौर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति एवं राजनैतिक सुधार के दौर से गुजर रहा था। वास्तव में कर्नाटक युद्ध कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। 1746 से 1760 ईस्वी तक
में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो घटनाएं घटित हुई तथा गुटबंदी का जो विकास हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप इन यूरोपीय कंपनियों का मनोबल एवं हस्तक्षेप भारतीय मामलों में बढ़ा, जिसका परिणाम प्लासी, बक्सर तथा इससे बढ़कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना थी। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, यहीं से अंग्रेजों की नीति मानी जाती है। मुगल शासन काल में व्यापार के उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे, जो वास्को डिगामा के नेतृत्व में व्यापार करने के उद्देश्य भारत आए। वास्को डिगामा भारत आने वाला 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली था, जो कालीकट के राजा जमोरियन के दरबार में काली मिर्च के व्यापार के लिए अधिकार पत्र प्राप्त किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीतकर इसे केंद्र बनाया। हुगली, गोवा, दमन द्वीप इनके केंद्र बन गए। अब अंग्रेजों के केंद्र क्या बन गए? हुगली, गोवा, दमन द्वीप। यूरोपीय कंपनियां भारत से मुख्यतः मसाले, वस्त्र, नील के व्यापार में संलग्न थे। तो यूरोपीय कंपनियां भारत से मुख्यतः मसाले, वस्त्र, नील के व्यापार में संलग्न थे। रोचक है, ये मौका देखकर धर्म का प्रचार भी का कार्य करते थे। इनके यूरोपीय मुद्दों पर होने वाले विवादों का असर भारत पर भी पड़ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हालैंड 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया। हालैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री मुसलीपट्टम में थी। डेन कंपनी 1616 में भारत में पहली फैक्ट्री ट्रांकेबोर तमिलनाडु में था। फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह सरकारी कंपनी थी। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई, जो 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में मुख्य प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य थी। विशेष बिंदु, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए आज्ञापत्र प्राप्त था। 1608 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, जिसे 1613 ईस्वी में अस्थायी अनुमति प्राप्त थी। दक्षिण भारत पहली ब्रिटिश कोठी 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टम में स्थापित हुआ। प्रथम अंग्रेजी दूत हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। इसे 400 का मनसब भी प्राप्त हुआ। टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था, को जहांगीर से व्यापारिक रियासतें हासिल करने में सफलता मिली। अंग्रेजों को बंबई 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली कैथरीन से विवाह करने पर उसे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। प्रमुख गवर्नर जनरल नीतियां एवं विविध गतिविधियां।
तो प्रसिद्ध कहावत थी, जब बंगाल को जुकाम होता था तब पूरे भारत को छींक आती थी। इसका अर्थ है कि बंगाल की घटना का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता था। अंग्रेजों ने बंगाल से प्रारंभ करके अवध के रास्ते बक्सर युद्ध के बाद एवं कूटनीति से भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। औपनिवेशिक शासन के साथ ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत का आर्थिक दोहन करके इसे गरीब राष्ट्र में तथा विभाजन का बीज बोकर इसकी राजनीतिक एवं भौगोलिक एकता को प्रभावित किया। लॉर्ड क्लाइव से केनिन तक 1757 से 1885 ईस्वी तक विभिन्न प्रशासकों ने ब्रिटानी साम्राज्य के प्रचार में योगदान दिया। लॉर्ड क्लाइव ने जहां ब्रिटिश राज की नींव डाली थी, वहीं वारेन हेस्टिंग ने इसे विस्तार दिया। लॉर्ड क्लाइव ने नींव डाली और वारेन हेस्टिंग ने इसका पूर्ण रूप से विस्तार कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने अस्थायी बंदोबस्त एवं प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा पुलिस एवं कलेक्टर का पद सृजित किया। ब्रिटिश राज को आधार प्रदान किया। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 उदारवादी गवर्नर जनरल हुआ। यह कैसा गवर्नर था? उदारवादी गवर्नर जनरल हुआ, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों द्वारा जनहितपूर्ण कार्य किए, किंतु इसका भी उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को दृढ़ बनाना था। इसका लॉर्ड बेले जली 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनी सहायक संधि से बिना युद्ध किए ही कई महत्वपूर्ण राज्यों को अपने साम्राज्य के अधीन मिलाया था। इस तरह कुछ और अभी छूट रहे हैं गवर्नर जनरल, उनकी हम दे देंगे, पूरा बायोडाटा दे देंगे। पहले इनके बारे में बताएंगे पूरा उनका कब से कब तो उनका शासन काल रहा है। कल के वीडियो में हमारा वहीं से शुरू होगा गवर्नर जनरल का नीतियां एवं कार्यकाल। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस समय तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, या मई, जून, जुलाई, जैसे यूपी टेट का भी निकल आया है। यूपी टेट का निकला, जिसका जुलाई में परीक्षा होगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, यदि आप नियमित रूप से हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको आपका फ्यूचर संभालने के लिए अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।